Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम इसमें आपके लिए लेकर आते हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 9 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि जानते हैं हर पार्ट में जो है हम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। तो ये पार्ट 9 है और इसमें जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वो 400 से लेकर के 450 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो जीव विज्ञान का होगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना लेट किए हुए। सबसे पहला प्रश्न है 400 में, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ाए हैं इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट से, है ना। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 401 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 401 है, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन 1 है साइटोक्रोम, ऑप्शन 2 है क्लोरोफिल, ऑप्शन 3 है हीमोसाइनिन, ऑप्शन 4 है हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट है। चलिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन 1 निकेल, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 कॉपर और ऑप्शन 4 जिंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है लोहा, जो कि आप जानते हैं लोहा की वजह से जो है हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा मौजूद धातु कौन है? लोहा है, और हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का कलर लाल होता है। चलिए 403 देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन 2 जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन 3 रक्त अल्पता को रोकना, ऑप्शन 4 लौह को उपयोगी बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना यह मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑप्शन 2 है यह लौह युक्त यौगिक है, ऑप्शन 3 है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन 4 है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन विचार किया? तो हीमोग्लोबिन के बारे में यह कथन सही है कि यह रक्त को लाल करता है, लाल रंग प्रदान करता है। ओहो, देखिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिया हुआ है और यहाँ इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मतलब कि अगर आप इसको देखेंगे, सॉरी ऑप्शन 4 राइट है। एक मिनट, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया गया, इनमें सही कथन कौन सा है? इसको तो सही कथन जो है ऑप्शन नंबर 4 को लिया गया है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये चारों ही कथन सही है। ऑप्शन 1 हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही बात है। यह लौह युक्त यौगिक है, सही बात है। और ऑप्शन 4 यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही बात है। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में जो ये चारों बातों में जो 3 बातें हैं 1, 2 और 4, ये सही बात है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है कि खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कारण है कि हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। अब देखिए इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, कौन सा है सही विकल्प? ए और आर दोनों सही है ना। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर कोमा ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। खून का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये बात सही है। और हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, यह भी बात सही है। तो अभिकथन की सही व्याख्या उसका कारण कर रही है। चलिए, रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन 1 उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं, ये फोगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। ऑप्शन 4 है उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए होगा कि उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेट जो है या बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। चलिए, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन 1 है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन 2 है थ्रोम्बोकाइनेस, ऑप्शन 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन 4 है थ्रोम्बिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होगा थ्रोम्बिन, है ना। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो थ्रोम्बिन, है ना। थ्रोम्बिन के द्वारा जो है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में
परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है वृक्कीय नलिका से, तिल्ली से, अस्थि मज्जा से या फिर लसिका पर्व से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा से। कहाँ से? अस्थि मज्जा से। तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम क्या होगा? अस्थि मज्जा से होगा। आगे बढ़ता हूँ। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ता है? ऑप्शन 1 है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन 2 है फाइब्रिन, ऑप्शन 3 है फ्रुक्टोज, ऑप्शन 4 है सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ना, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन 1 फाइब्रिनोजन, ऑप्शन 2 हेपरिन, ऑप्शन 3 थ्रोम्बिन, ऑप्शन 4 ग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, हेपरिन। हेपरिन है ना। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है? हेपरिन है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपरिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? हीमोग्लोबिन, हेपरिन, फाइब्रिन और प्लाज्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, फाइब्रिन, सॉरी हिपरिन। ऑप्शन नंबर बी राइट है कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो हेपरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो 1 है 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, 2 है 2 से 10 और 5 से 15 मिनट, 3 है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट और 4 है 5 से 15 और 10 से 20 मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? जानते ही हैं, है ना। रक्त समूह ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 1 कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन 2 विलियम हार्वे, ऑप्शन 3 रॉबर्ट कोच, ऑप्शन 4 लुई पास्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया। चलिए, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 कार्ल कोल्लर, ऑप्शन 2 मारिस हिल्लेमन, ऑप्शन 3 कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन 4 एडवर्ड जेनर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। ए बी ओ मतलब कि ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप खून का प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? RH फैक्टर, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? ऑप्शन 1 बंदर, ऑप्शन 2 ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन 3 ड्रोसोफिला, ऑप्शन 4 गोरिल्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, बंदर से। किससे? RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो बंदर से लिया। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। AB रक्त समूह में ऑप्शन 1 एंटीजन नहीं रहते, ऑप्शन 2 एंटीबॉडी नहीं रहते, ऑप्शन 3 ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ऑप्शन 4 एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन 1 है A, B और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी वर्ग के रक्त ले सकता है, ऑप्शन 4 न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 418 का ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। कौन? AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है वह किसी भी वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, याद रखिएगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ऑप्शन 1 AB, ऑप्शन 2 B, ऑप्शन 3 है A और ऑप्शन 4 है O। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए दिमाग पर जोर डालिए, आपको मालूम होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, है ना। ओ कौन सा होगा, ओ, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्या बोला कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, तो ओ रक्त वर्ग जो है उसमें उपस्थित नहीं हो सकता। चलिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 2 ए बी, ऑप्शन 3 ओ और ऑप्शन 4 बी कोमा ए बी तथा ओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्त वर्ग ओ जो है ये सही होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। उनके पुत्र का रक्त वर्ग जो है ओ होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है, मतलब पिता का ए है और माता का ओ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है बी कोमा ए बी या ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त वर्ग बी जो है वह बच्चे में संभव नहीं है। यदि एक माता है और उसका ए है, यदि एक पिता है उसका रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनका जो बच्चा का जो है संभव रक्त वर्ग नहीं हो सकता, वह बी नहीं हो सकता। बाकी ए बी हो सकता है, बी कोमा ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन बी नहीं हो सकता। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे। ऑप्शन एक है ए कोमा बी कोमा ए बी और ओ, ऑप्शन बी है ए कोमा बी कोमा और ए बी, ऑप्शन 3 है ए और बी, ऑप्शन 4 है ए कोमा बी और ओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 422 का, वह ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ए कोमा बी और ए बी, ये सही आंसर है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे ए बी और ए बी। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन एक है ए या बी, ऑप्शन बी है ए या बी या ओ, ऑप्शन सी है ए या ए बी या ओ, ऑप्शन डी है ए बी या ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए या बी, ये राइट आंसर है ना। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग हो सकता है ए या बी। आगे बढ़ते हैं। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन एक है बी या ए, ऑप्शन बी है ए बी या ए, ऑप्शन सी है ए या ओ, ऑप्शन डी है ए बी या बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 424 का, ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब कि ए बी या बी जो है ये सही है। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो ए बी या बी को। चलिए, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है ना। रक्त ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ऑप्शन ए केवल ए और बी से, ऑप्शन बी ए बी और ओ से, ऑप्शन सी ओ और ए बी से, ऑप्शन 4 केवल ओ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी है, केवल ओ से। ओ वाला जो है केवल ओ वाले से ही रक्त ले सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 26 का देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ये राइट है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है। यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता जो है ये दानी बाबा है, ओ ब्लड ग्रुप को। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। इसका तो राइट आंसर आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। कौन, ए बी। ए बी किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओ किसी को भी दे सकता है। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कहता है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो ये तो गलत है। यूनिवर्सल वो प्राप्तकर्ता नहीं, यूनिवर्सल दाता है, वो डोनर है। कारण आर, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता। देखिए कोई एंटीजन नहीं होता ओ प्रकार में, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन एक कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 2 कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। सी कह रहा है आर और ए दोनों सही है, आर को ए की उचित व्याख्या करता है। डी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या
नहीं है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दिमाग पर जोर डालिए, है ना। अब ये पता, अगर आपको ये बात पता है कि ओ ग्रुप वाले में एंटीजन होता है या नहीं होता है, तब फिर आप जो है इसका पता कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ वाला जो होता है ये दाता होता है, इसलिए इसमें एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी होता है। इस बात को जानना होगा। जो ओ वाला है, जो ओ रक्त समूह के लोग हैं जो कि सबको दान कर सकते हैं ब्लड, उसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है ना, लेकिन एंटीबॉडीज होता है। तो अगर उस आधार पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता माना जाता है, ये तो सरासर गलत बात है। वो देने वाला दाता है तो प्राप्त करता तो वो होगा नहीं, ये गलत है। और ये जो आर है ये सही व्याख्या कर रहा है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, ये बात तो सही है, क्योंकि ओ प्रकार के रक्त में क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, एंटीजन नहीं होता। तो ये सही है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापक्रम, ऑप्शन 1 जाड़ों में घट जाता है, ऑप्शन 2 गर्मियों में बढ़ जाता है, ऑप्शन 3 न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, ऑप्शन 4 जाड़ों में बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है। देखिए न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का जो तापक्रम है उसको जाड़े और गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही वह जाड़े में घटता है और न ही वह गर्मियों में बढ़ता है। ये तो वातावरण का इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। चलिए, जन्म के बाद मानव के किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका। ए में है कंकाल, ये नहीं होगा, संयोजी नहीं होगा, जनन नहीं होगा, लेकिन तंत्रिका जो है ये राइट है कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। चलिए, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 मक्खन, ऑप्शन 3 प्रोटीन और ऑप्शन 4 विटामिन। इसका तो राइट आंसर जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ग्लूकोज। चलिए, तत्काल एनर्जी के लिए प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन 1 मांस और अंडे, ऑप्शन 2 दूध और पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन 3 सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन 4 कुछ शैवाल और कुछ अन्य जीव। तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं, बताइए राइट आंसर। ये तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोयाबीन और मूंगफली। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन 1 उड़द के दाल में, अरहर के दाल में, मटर के दाल में या सोयाबीन के दाल में। तो सोयाबीन के सॉरी उड़द के दाने में माफ़ कीजिएगा, ये है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन 1 उड़द के दाने में, ऑप्शन 2 अरहर के दाने में, ऑप्शन 3 मटर के दाने में और ऑप्शन 4 सोयाबीन के दाने में। तो आंसर तो आपको मालूम ही है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ही, आपका दिल कह ही रहा है सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, यही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, चावल, मूंगफली, सेब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मूंगफली में जो है, हमने कहा था अभी आगे प्रश्नों में, मूंगफली में प्रोटीन कस के होता है, एकदम भरा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन, है ना, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन और कैसीन। तो ये दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वह आप जान ही रहे हैं, कैसीन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, कैसीन। चलिए, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है, लैक्टोज के कारण, एल्ब्यूमिन के कारण, कैरोटीन के कारण या कैसीन के कारण। इसका भी आंसर आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर डी कैसीन। अगर आप स्पीडी पढ़े हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैसीन, है ना। दूध का धवल रंग कैसीन के की उपस्थिति कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी कारण थोड़ा पीला होता है, ऑप्शन 1 है जेंथोफिल, ऑप्शन 2 है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 3 है राइब्यूलोस और ऑप्शन 4 है कैरोटीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कैरोटीन के कारण, है ना। ये जो गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी कारण थोड़ा पीला होता है, तो ये कैरोटीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बने सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है, ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, ऑप्शन 2 प्रोटीन और वसाएं, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ऑप्शन 4 प्रोटीन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, प्रोटीन व वसाएं। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बने सब्जी का आहार लेता है तो उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है, उसका प्रोटीन और वसाओं से हीनता होने की संभावना है, इसलिए उसको खाना चाहिए प्रोटीन और वसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा गया, सहायक आहार कारक कहा जाता है, ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 हार्मोन, ऑप्शन 3 प्रोटीन और ऑप्शन 4 विटामिन। सहायक आहार कारक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन, है ना।
विटामिन को क्या बोलते हैं? सहायक आहार कारक। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? टेकोफेरॉल, नियोसिन या साइनोकोबालामिन? ऑप्शन 2 है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन या टेकोफेरॉल। ऑप्शन सी है एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या राइबोफ्लोविन। ऑप्शन 4 है थायमिन, कैरोटीन या बायोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट है, कैल्सीफेरॉल और कैरोटीन और टेकोफेरॉल। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ए, डी, सी। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी है। विटामिन बी और सी जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन 1 विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन के। राइट आंसर जो 442 का होगा वह ऑप्शन नंबर बी है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और सी। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। आप जानते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ईरे बीथे, विटामिन ए को रेटिनॉल, बीथे बी को थायमिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत कौन सा है? ए का ऑप्शन 1 है संतरा, ऑप्शन 2 है फूल गोभी, ऑप्शन 3 है गाजर, ऑप्शन 4 है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। गाजर जो है यह विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है, उच्चतम स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन 1 सेब, पपीता, अमरूद और आम। इन चारों में बताना है कि विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन डी राइट है, आम में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, इन ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन 1 यकृत में, ऑप्शन 2 त्वचा में, ऑप्शन 3 फुफ्फुस में, ऑप्शन 4 वृक्क में। तो आप इसका आंसर जानते ही हैं, ऑप्शन ए राइट है, यकृत में होता है ना। विटामिन ए जो है कहाँ पर होता है मानव शरीर में? यकृत में ए भंडारित होता है विटामिन ए। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन B12 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, विटामिन ए का। ये जो गोल्डन चावल है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। कौन? गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है के और ऑप्शन डी है ई। तो विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है बताइए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। विटामिन ए जो है यह विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया या ट्यूबरकुलोसिस। इसका राइट आंसर जानते ही हैं आप। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। राइट आंसर जो 450 का होगा वह ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, विटामिन ए। ये जो शुष्काक्षिकोप है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन से होता है? तो विटामिन ए से। ये चीज़ याद रखिएगा कि विटामिन किस कमी से? विटामिन ए की कमी से जो है मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है? ये है शुष्काक्षिकोप। याद रखिएगा, शुष्काक्षिकोप विटामिन ए की कमी से मनुष्य को हो जाता है। तो मित्र, आज हमने 450 तक के प्रश्नों को, जो 400 से लेकर के 450 तक के प्रश्नों को देखा है हमने। चलिए, आज ये पार्ट 9 था। अगला वीडियो जस्ट ही पार्ट 10 भी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। इस तरह के कुल इसमें जो है 875 क्वेश्चन हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा और सारा का सारा देखिएगा। आपकी सफलता में यह एक जो है मददगार साबित होगा। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।